एक और सवाल ये है कि जैसे अगर हमारे ब्रेन में क्लॉट है या कोई कोई भी प्रॉब्लम, क्लॉट बोलो, प्रेशर बोलो, तो क्या हमारी बॉडी पहले से हमें सिग्नल्स देती है? बहुत बार हेडेक होता है, एंजाइटी होती है, जिसको हम घबराहट बोलते हैं और छोड़ देते हैं। जहाँ पे होता है ब्रेन के कौन से पार्ट में क्लॉट होता है, उस पे निर्भर रहेगा आपको वार्निंग साइन कौन सी आती है। ओके। बहुत सी बार होता है कि एक पेशेंट बहुत हेल्दी है, फिटनेस फ्रीक है, सब कुछ, मतलब हमें लगता है कि यार इसको कैसे, हम बोलते हैं कि कैसे हो गया, तो उसको सडन पैरालिटिक अटैक आ जाता है, तो व्हाट इज दैट? जब तक कोई सिम्टम उभर के नहीं आता है, तब तक पेशेंट खुद जान नहीं पाता। इट इज लाइक अगर मेरे हाथ का सेंटर या पैर का सेंटर इन्वॉल्व हो, तो वो हाथ और पैर में पैरालिसिस है। ब्रेन ट्यूमर सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है कि कैंसर, तो क्या ये हमेशा कैंसरस ही होता है? सी, हमारे यहाँ ब्रेन ट्यूमर इज लाइक अ स्टिग्मा। ट्यूमर यानी कैंसर, ऐसा लोग रिलेट करते हैं, जबकि ट्यूमर यानी आसान शब्दों में कहा जाए एक गांठ। अब वो गांठ कैंसर भी रह सकती है और नॉन कैंसर उसको। सर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो जो डिप्राइव ऑफ स्लीप रहता है, अगर हमें नींद पूरी नहीं आ रही है, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, तो हमें एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो क्या ये लॉन्ग टर्म ब्रेन डैमेज में भी कंट्रीब्यूशन करता है? सी, एक तो फंक्शनल डैमेज जिसको बोलते हैं, और सेकंड फिजिकल डैमेज। अब फंक्शनल डैमेज में देर आर स्ट्रेस से, स्क्रीन टाइम से, सोशल मीडिया से। अब ब्रेन में अमिगडाला करके स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज अ सेंटर फॉर फियर। तो जब आपकी नींद नहीं होती है, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, सोशल मीडिया पे आप वायलेंस देखते हैं, तो उसमें देर इज अ हाइपर एक्टिवेशन ऑफ अमिगडाला, जिसमें फियर लगता है लोगों को, और जिससे स्ट्रेस और बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है। तो दैट इज अ डिट्यूरेटिंग फैक्टर। सेकेंड, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करके एक ब्रेन का पार्ट रहता है, जिसमें इनके कारण डैमेज होता है, और इट्स बीन स्टडीड एंड प्रूवन कि जिसको हम ग्रे सेल्स बोलते हैं, ब्रेन में ग्रे सेल्स हो तो ब्रेन ज्यादा काम करता है, मेमोरी ज्यादा होती है। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज अ पर्सनालिटी सेंटर। ये सब चीजें होने के कारण वहां के ग्रे सेल्स कम होते हैं, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, उसको फिजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो होने के कारण भी पर्सनालिटी चेंजेस, स्ट्रेस, चिड़चिड़ाहट वो होता है। सेकेंड, हिप्पोकैम्पस करके एक जो सेकेंड थर्ड पार्ट रहता है, जिसमें मेमोरी सेंटर बोलते हैं, उस पे अफेक्ट करता है। तो ये तीन चीजें में अफेक्ट होता है, इसीलिए स्ट्रेस, डिप्रेवेशन, इनके कारण ब्रेन पे और हानि होती है। तो ये लॉन्ग टर्म आपके ब्रेन को डैमेज करते बहुत जाते ज्यादा, हैं। बहुत ज्यादा, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। ओके, तो इसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है सर? अगर पेशेंट सरवाइव करे एंड तक के, तो अल्जाइमर इज द मोस्ट कॉमन थिंग वी हैव सीन। अल्जाइमर डिसीज आपने सुना होगा, सठिया गया है बोलते हैं, या पेशेंट कुछ बात करता है। मूवीज भी काफी बनी है इस पे, आप ब्लैक या जो भी तीन चार मूवीज हैं, उस पे क्या होता है, पेशेंट कंसर्न छोड़ देता है बाहर की चीजों का, बात बात पे भूल जाता है, मेमोरी लॉस होता है, ही इज लिविंग लाइक अ एनिमल, उनको कोई गोल नहीं रहता है। तो ये लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा इफेक्ट आते हैं, मेमोरी लॉस होता है। स्ट्रेस के कारण वी हैव सीन पेशेंट गेटिंग पैरालिसिस, स्ट्रोक जिसको बोलते हैं। बस अब प्रॉपर उसी के कारण हुआ है कि नहीं, ऐसी कोई लिंक हम नहीं ढूंढ पाते हैं, पर वो एक ही फैक्टर रहता है, बाकी सब फैक्टर्स अगर अच्छे रहने के बाद वी कैन एट्रीब्यूट दैट सिम्टम टू स्ट्रेस ओनली। तो जैसे हमने मूवी भी देखी है आमिर खान की गजनी, जिसमें वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रहता है, वो पूरे बॉडी पे यहाँ वहाँ लिख देता है ताकि याद रहे। तो इज इट ऑल्सो रीजन कि इसकी वजह से ये भी हो सकता है आपको? सी, एक तो दैट वाज अ पिक्चराइज्ड वर्जन, रियल में ऐसा नहीं होता है जितना जितना पिक्चराइजेशन दिखाया गया है। अच्छा। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉसेस होते हैं, पर इतने क्लियर कट नहीं होते हैं। ठीक है, मेमोरी लॉसेस जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म होंगे इसमें, तो वो और खराब बात है ना। तो और सेकेंड, मेमोरी लॉसेस के साथ उसमें और एक रहता है कि रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। मेमोरी लॉस इज पास्ट थिंग, आगे जाके भी वो कुछ चीजें रजिस्टर नहीं कर पाएगा, वो भी हो सकता है। ओके सर, अभी आपने जैसे स्लीप के बारे में बताया कि 7 to 8 आवर्स की स्लीप
इज इम्पोर्टेंट, उतना आपको स्लीप लेना ही चाहिए। तो अभी ये बहुत सारे वीडियोस में हो रहा है, मोटिवेशनल वीडियोस में जो लोग बोल रहे हैं कि दैट अगर आपकी बॉडी को हैबिट है, आप एक हैबिट बना लो 4 घंटे की स्लीप, और अगर आपकी बॉडी को हैबिट हो जाती है तो दैट इज वेल इनफ फॉर योर बॉडी, फॉर योर ब्रेन, कि आप 4 घंटे की स्लीप इज इनफ। जैसे अभी यंग जनरेशन में भी हो रहा है कि भाई बंदा हार्ड वर्किंग है, सुबह उठ के जाना है काम पे, ये वो, बस 4 घंटे सो लिया काफी है। तो ये किस हद तक ठीक है? और क्या अगर जैसे आपने 7-8 घंटे का स्लीप बोला, तो ये 24 घंटे में क्या हम उसको गैप गैप में कर सकते हैं कि डिवाइड कर लिया, या फिर प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप होना चाहिए? सी 8 घंटे, 6 से 8 घंटा बोल सकते हैं। Okay. इट्स बिन टाइम एंड टेस्टेड एंड प्रूवन। तो अभी जो भी कोई बोल रहा है कि 4 घंटे की नींद उनके लिए इनफ है, दैट इज अ कंट्रोवर्शियल थिंग। सी दैट इज नॉट प्रूव्ड येट। सेकेंड, इतनी स्टडीज देखी गई है जो बंदा 7 से 8 घंटे सो रहा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्लस एवरेज लाइफ स्पैन जो बंदा कम सो रहा है उससे ज्यादा रहता है। यू कैनॉट डिनाई दैट फैक्ट। और बरसों से स्टडीज आ गई है, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप सिंपल एग्जांपल देख लीजिए, गांव के जो लोग हैं उनके लाइफ स्पैन ज्यादा रहती है। अगर किसी एबनॉर्मल रीजन से कोई डेथ हो रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कोई डिसीज के कारण हो रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर एज सच जो स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं, मजदूर लीजिए या किसान लीजिए, जिनकी एक्सरसाइज रहती है, जो बराबर सोते हैं, वो हेल्दियर एंड मेरियर लाइफ जीते हैं हम लोगों से, जो स्ट्रेसफुल में रहते हैं, जो कम सोते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। ठीक है। सेकेंड, आप अगर 4 घंटे ही सो रहे हैं तो इट इज ओके अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट दूसरा काम है फॉर टाइम बिंग, बट यू कैनॉट डिफाई द पर्पस कि हमें हमेशा के लिए वैसा सोना है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरी कोई सर्जरी है तो मैं ऑब्वियसली 4 घंटे ही सोता हूँ, मुझे सर्जरी करनी है। पर मैं किस चीज के लिए हमारी नींद त्याग कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कोई पिक्चर देखने के लिए मैं 4 घंटे सो रहा हूँ, उसमें क्या तुक बनता है ना। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, आप करिए उस दिन। पर आपको पिक्चर देखने जाना है, आपको ट्रिप को जाना है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन लाइफ आई सपोज, है ना। वो नहीं होना चाहिए। सेकेंड, जो आपने बोला था कि ब्रेक में नींद होनी चाहिए। सी, अगर आपकी शेड्यूल या आप किसी कारणवश आप स्ट्रेच नहीं सो पा रहे हैं, तो ही आप ब्रेक में लीजिए। पर कंटिन्यूअस स्लीप इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वन स्ट्रेच में। अगर वो नहीं ले पा रहे तो सेकंड ऑप्शन इज आप ब्रेक में लीजिए। अगर ना ले, उससे बेटर एटलीस्ट ये बीच का रास्ता कि आप ले। थर्ड इज पावर नैप कंसेप्ट, जिसको बोलते हैं। जो पावर नैप कंसेप्ट है, अगर आप 6 घंटे की जगह 5 घंटा सो रहे हैं और दिन में 2-3 बार पावर नैप ले रहे हैं तो भी चलता है, बट वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा। जो वन स्ट्रेट स्लीप रहती है उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। पर ये एटलीस्ट बीच का रास्ता है, आप उस गोल के करीब जा रहे हो नींद के। इसलिए तो बेसिकली ये ऑप्शंस है, बट जो है वो यही है कि वन स्ट्रेच 7 to 8 आवर्स स्लीप। बिल्कुल ओके, प्रेफरेबल। सर अभी आपने जैसे स्क्रीनिंग के बारे में बताया, सोशल मीडिया, अब तो वर्ल्ड ही डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, सब कुछ स्क्रीन पे आ गया है। ऑलरेडी हमारी जनरेशन अब स्क्रीनिंग ज्यादा हो गई है, अब बच्चे भी जो है वो स्क्रीन पे, कोरोना के टाइम से जो टैबलेट यूज हुआ, स्क्रीनिंग हुआ, तो उनमें भी वो हैबिट हो गई है। तो वो अब ये किस तरीके से ब्रेन को किस हद तक डैमेज कर रहा है? सी, नॉट ओनली ब्रेन, इट आल्सो अफेक्टिंग स्पाइन। Okay. See, the most common problem we are facing with mobile is हम ऐसा घंटों देखे रहते हैं। मोबाइल पे आप मूवीज आसानी से 1.5 घंटा देख लेते हैं विदाउट गेटिंग हिंड्रेंसेस। ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आईज अफेक्ट होते हैं, वो कॉल टुगेदर डिफरेंट इशू। पर आप जब गर्दन ऐसे झुक के रखते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के चांसेस बढ़ते हैं। हमने काफी केसेस देखे इतने में उसके। Okay. सेकेंड, स्क्रीन टाइम बढ़ने से जो हमारा वॉयलेंस, हम जिसको बोलते हैं वॉयलेंस, ज्यादा रहता है स्क्रीन पे, उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जो अफेक्ट करता है ब्रेन को। सेकेंड, स्क्रीन टाइम बढ़ने से हम दोस्तों के साथ मिलना बंद करते हैं, सोशलाइज नहीं होते, नॉट ऑन डिजिटल मीडिया, जनरली जो हम बचपन में हुआ करते थे।
उसमें क्या होता है कि हम जब दोस्तों से मिलते हैं, बाहर लोगों से मिलते हैं, एंडोर्फिन करके एक हार्मोन बोल सकते हैं, वो सीक्रेट होता है, दैट इज ए टू मेक यू हैप्पी, जो एक्सरसाइज के बाद भी बढ़ता है। तो दैट हैज ए कामिंग इफेक्ट ऑन ब्रेन। इसीलिए बड़े बुजुर्ग जो बोलते थे सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, सो दैट एंडोर्फिन भी सीक्रेट होता है। आपने कभी देखा होगा कि आप जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, थकावट होती है पर उसके बाद आप फील हैप्पी, एनर्जेटिक लगता है, वो रीजन रहता है। तो ये सब चीजें आपके ब्रेन को इन अ लॉन्ग टर्म अफेक्ट कर रहे हैं, आपके स्वभाव को अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। प्लस फोबिया आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने डिजिटल मीडिया पे डाला है कि मेरा पेट दर्द हो रहा था, फिर 2 दिन बाद डायग्नोस हुआ कि मुझे स्टमक कैंसर है। सर दर्द हो रहा था, 4 दिन बाद डायग्नोस हुआ कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। सो इट इज वेरी रेयरली इट हैपेंस कि आपको सर दर्द है और उसके कारण ट्यूमर है, वाइस वर्सा इट हैपेंस। तो उसमें फोबिया आ जाता है लोगों को। अगर किसी ने कोई पिक्चर देख लिया कि उसको फलाना फलाना हुआ था, बाद में वो डायग्नोस हुआ, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको पेट दर्द होता है तो आपको कैंसर ही पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ते थे बुक्स में कि ऐसा होता है ऐसा होता है, तो आप मान लीजिए जितने भी ट्यूमर्स दिए हैं, जितने भी शरीर के बॉडी पार्ट्स में ट्यूमर दिए हैं, जितने उनके सिम्टम्स है, हमें ऐसा लगता था हमको वो भी हो चुका है। हमारा माइंडसेट वैसा हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो अनड्यू है, जिसको जरूरत नहीं है, और उसको देखना हमको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा जाए तो हेडेक के कॉमन कॉजेस डालो, गूगल पे डालो, इंटरनेट पे डालो, ब्रेन ट्यूमर पहले 2-3 इसमें आ जाता है। आपने कितने लोगों को देखा है जिनको हेडेक है और ट्यूमर भी है? इट ऑकर्स वाइस वर्सा। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया स्क्रीन्स पे मिल रही है वो आपको फिल्टर करनी है, उनका पर्सपेक्टिव देखना है। गूगल को ये थोड़ी पता है कि कितने जनों को ट्यूमर और कितनों को हेडेक है, वो आपको पता रहना चाहिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी स्क्रीन्स पे दिखा रहे हैं, उसका पर्सपेक्टिव जानना आपको जरूरी है, नहीं तो वो हानिकारक बन जाता है। बेसिकली डिपेंड्स ऑन आवर सेल्फ कि हम क्या देख रहे हैं और हम क्यों देख रहे हैं, और उसका आप इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हैं। तो हम बस आधे तक रहते हैं, हम एंटरटेनमेंट करके देखते हैं, पर उसको हम सबकॉन्शियसली डैमेज कर देते ब्रेन को। हाल ही में एक पेशेंट आया था हमारे यहाँ, एजुकेटेड था, ही वाज स्टडीइंग इंजीनियरिंग इन सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर। जब पेशेंट की फैमिली हमारे पास लाया गया तो पेशेंट की हिस्ट्री थी 7 दिनों से उसने कुछ ना खाया है, बस पानी कुछ पिया होगा, प्लस मोबाइल पे ही है। मोबाइल पे ही यानी एक तो बात कर रहा है या फिर मोबाइल पे मूवीज देख रहा है। एंड वो जब हमारे पास आया, उस वो अल्टर्ड सेंसोरियम में था। अल्टर्ड सेंसोरियम यानी वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्लस हमें उनको सिडेट करना पड़ा, सिडेट यानी उनको इंजेक्शन दे के सुलाना पड़ा, सो दैट हम देख पाए, हम एग्जामिन कर पाए। वो एग्जामिन भी नहीं करते। तो इसमें हमने गौर की बात ये देखी कि इट इज अफेक्टिंग साइकोलॉजिकल फंक्शंस आल्सो, नॉट ओनली मेमोरी, नॉट ओनली पर्सनैलिटी, बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल। कैसा होता है ना, बहुत बार हमारे यहाँ पे हम जो स्क्रीन्स पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, हम एक एम्बिगुअस वर्ल्ड, फिक्शनल चीज जो है वो बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर लड़की हीरोइन को देख रही है तो उसे मिस वर्ल्ड बनना रहता है, उसके जैसा दिखना रहता है, उसके कपड़े पहनना रहता है। वैसे कोई सुपर हीरो की पिक्चर देखते हैं तो बच्चों को वो होना रहता है। तो उसके कारण काफी ब्रेन पे प्रभाव पड़ता है, स्ट्रेस भी बढ़ता है, प्लस हमको वो बनना है उस पे और ब्रेन पे जोर देते हैं लोग, जिसके कारण वी हैव सीन पेशेंट्स जो मेंटल इम्बैलेंस में जा रहे हैं। तो वो एक स्क्रीन का बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसको हम रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आप किसी को स्क्रीन्स ना देखे आजकल जमाने में नहीं बोल सकते। सर, अभी हम लोग ने ये जो कन्वर्सेशन था बहुत ही ज्यादा डीप हुआ। आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ईच एंड एवरीथिंग। अब बात करते हैं प्रिकॉशन अवेयरनेस के बारे में। तो सर ये बताइए कि अगर कोई ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है हमें, तो क्या हमें पहले से 3-4 ऐसे कोई सिग्नल्स है जो बॉडी हमें दे देती है कि भाई ये सिग्नल है
इससे अब तुम्हें इंजरी या ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज नाउ टेक केयर ऑफ इट। बिल्कुल मिलती है। लॉस ऑफ मेमोरी ओके। या लॉस ऑफ मल्टीटास्किंग जो हम आज तक किया करते थे, फोकस लूज होना, कॉग्निटिव बैलेंस जाना। सी, क्या होता है ना, आपकी पर्सनैलिटी चेंजेस के साथ आपने देखा हो तो पहले लोग मिडिल एज में जो लोग क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करते थे, ओवर द टाइम वो आदत छूट जाती है। वो आदत छूटते या फिर वो सॉल्व कर नहीं पाते हैं। दैट्स अ वार्निंग साइन। आप जो भी चीजें पहले आसानी से कर पाते थे वो नहीं कर पा रहे। आप लिख पा रहे हैं, अभी लिख नहीं पा रहे। लोग साइन कर पाते हैं, अभी साइन नहीं कर पा रहे। उसका मतलब क्या होता है, एक आपकी जो मोटर फंक्शंस है, आपकी जो मसल मूवमेंट है वैसे नहीं हो रही है। सेकेंड, आप जैसा प्लानिंग करते थे, जैसा सोच पाते थे वो नहीं कर रहे हैं। ये दोनों फंक्शन हैम्पर होना यानी इनडायरेक्टली ब्रेन में कहीं ना कहीं कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है। ओके। ठीक है। सेकेंड, आपको जिसको लोग बोलते हैं कि आवाज भारी हो गई है, जबान जाड़ी हो गई है, स्लर्ड स्पीच जिसको बोलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम रहता है। अगर ये हुआ तो लोगों को एक आंखों से या दोनों आंखों से दिखना कम हो जाए। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब दिखना कम होता है लोगों को सबसे पहला लगता है कि चश्मे का नंबर बढ़ गया। सिर्फ दिखना कम हुआ इज डिफरेंट, ब्लड विजन होना इज डिफरेंट, है ना। अब हमारा पेशेंट बहुत बार आता है जिनको डबल दिखता है, पर वो जो भी आते हैं 95% ऑफ द टाइम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके आते हैं और वो हमको रेफर करते हैं, क्योंकि डबल दिखना आंख का प्रॉब्लम नहीं रहता है, ब्रेन का प्रॉब्लम रहता है। आंखों से जो नस जाती है ब्रेन में उसका इशू रहता है, या फिर जो आईबॉल मूवमेंट होती है, जैसे हाथ का पैरालिसिस रहता है वैसे आंख के मसल का पैरालिसिस होता है, जिससे दोनों आंखें एक साथ हिलती नहीं या मूव नहीं होती, जिसमें डबल दिखता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट साइन। फिट्स आना, सीजर्स आना, दैट इज इंपॉर्टेंट साइन। हेडेक होना, जो पेशेंट को काफी दिनों से हेडेक है पर ऑल ऑफ अ सडन वो हेडेक के कैरेक्टर में चेंज होना। जैसे पहले हमेशा पेशेंट को दर्द होता था, मान लीजिए उनको माइग्रेन की शिकायत है, पर ऑल ऑफ अ सडन रोज सुबह होते जा रहा है, ऑल ऑफ अ सडन रोज वॉमिटिंग होते जा रही है, हेडेक के साथ आपको सुनने में दिक्कत आ रही है, स्मेल में प्रॉब्लम आ रही है, जबान में टेस्ट चेंज हो रही है। ये सब वार्निंग साइंस है जिसको रेड फ्लैग्स बोलते हैं। ये जब भी हो आपको कंसल्टेशन लेना ही लेना जरूरी है। कोई भी चीज जो काफी दिनों से हो रही है और ऑल ऑफ अ सडन उसका कैरेक्टर चेंज हो रहा हो, दैट्स अ वार्निंग साइन। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि आइस का भी बताया, तो एक सवाल है, जैसे कुछ भी अगर आइस से रिलेटेड होता है तो हम एक्सरसाइज करते हैं, पहले से हमें पता हो कि हमें अगर हो सकता है तो हम एक्सरसाइज करें। जैसे कुछ भी अगर हार्ट से रिलेटेड हम चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस है जैसे हमने इंस्टाग्राम पे भी देखा है, हर कोई बताता है 5 ऐसी एक्सरसाइज करो, 5 ऐसे। तो ब्रेन के लिए सर ऐसी कोई एक्सरसाइज है कि भाई ऐसे 3-4 एक्सरसाइज जो आपको करना चाहिए जो फिजिकली आपके ब्रेन को हेल्दी रखे? सी, आप एक्सरसाइज नहीं बोल सकते उसको, पर चेंज ऑफ लाइफस्टाइल बोल सकते हैं। ओके। रीड मोर ऑफन बुक्स। सी, कैसा होता है, बुक्स पढ़ने से कंटेंट मिलता है आपको, बाकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, पर कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस बढ़ते हैं। ठीक है। अब छोटी सी बात है, जब आप बुक का पन्ना भी पलटते हैं तो आपकी मोटर स्किल टेस्ट होती है, जो उंगलियों में मसल्स रहते हैं उसकी। ठीक है। सेकंड, आपकी विजन टेस्ट होती है। तो सिर्फ बुक्स पढ़ना है ना, उसके पीछे बाकी जो फंक्शंस होते हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से रिलेट करते हैं, उसके आपको सिम्टम्स पता चले। अगर आप बुक बराबर पढ़ पा रहे हैं यानी आपकी विजन अच्छी, आप पन्ने पलट पा रहे हैं यानी आपका हैंड मोटर कोऑर्डिनेशन अच्छा है। ठीक है। आप बुक पढ़ने के बाद स्टोरी याद रख पा रहे हैं यानी आपकी मेमोरी अच्छी है। तो इट इज सेड कि आप बुक पढ़ना काफी अच्छा बात है ब्रेन के हिसाब से। ठीक है। इट इज अ गुड एक्सरसाइज। इट इज अ गुड एक्सरसाइज जो हम अभी टैबलेट पे नहीं कर पा रहे, मोबाइल पे नहीं कर पा रहे। ठीक है। सो बुक पढ़ना लाइक लाइव बुक, लाइव, नॉट स्क्रीनिंग। नॉट एट ऑल, नॉट स्क्रीनिंग। ठीक है। लाइव आपके हाथ में बुक होनी चाहिए। बिल्कुल। सेकेंड, सॉल्व
क्रॉसवर्ड पजल जिसको बोलते हैं, या आप कोई भी पजल जिसमें आपको मल्टीटास्किंग करनी हो या करनी पड़े, जिसमें थिंकिंग करना पड़े, मैपिंग करना पड़े, रीजनिंग करना पड़े, उससे क्या होता है, मेमोरी शार्प होती है। तो मेमोरी शार्प होने से इट एक्ट्स एज अ फ्यूल फॉर ब्रेन। जैसे बोलते हैं ना, साइकिल ना चलाओ तो जाम हो जाता है, वैसे आपने ये सब नहीं किए तो ब्रेन जाम हो जाएगा। तो आपकी जो रूटीन है उसको तोड़ा करें हमेशा। जैसे एक रूटीन साइकिल बनती है, 6 बजे उठना, 9 बजे उठना, खाना खाना, टीवी देखना, सो जाना, काम करना, उसको आप ब्रेक किया करें, सो दैट ब्रेन को स्टिमुलस मिले कुछ अलग करने का, जिससे मेमोरी शार्प हो, जिसको कुछ अलग करने को ब्रेन को एक्टिविटीज मिले। सेकेंड, आउटडोर्स गेम खेलें। जैसे मैंने आपको बोला, आउटडोर गेम खेलने से कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, एंडोर्फिन सीक्रेट होती है, दोस्त बनते हैं, दैट मेक्स ब्रेन हैप्पी। तो ये सब 3-4 चीजें जो आप लाइफस्टाइल अगर में चेंजेस लाते हैं, तो इट एक्ट्स एज अ एक्सरसाइज फॉर ब्रेन व्हिच हेल्प्स यू टू कीप गोइंग। So this conversation was amazing. आपके साथ बातचीत करके बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ न्यू जानने मिला, एंड एक बहुत ही अच्छा डीप कन्वर्सेशन रहा। अभी तक आपने इतने सारे टफ केसेस देख चुके हो सर, तो वन लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड। सी, एक तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, जो हमेशा बोलते आ रहे हैं लोग। तो आपको अगर कोई भी वार्निंग साइंस आ रही है तो कंसल्ट योर डॉक्टर। सेकेंड, जो सिंपल फंडा है, ईट, स्प्रे, स्लीप एंड रिपीट। ठीक है, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, ब्रेकफास्ट लो, एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए। सेकेंड, प्रे हमने इसलिए बोला कि मेडिटेशन हेल्प्स अलॉट। ठीक है, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ता है, इट हैज अ कामिंग इफेक्ट ऑन ब्रेन। और यही रिपीट कीजिए, दैट इज अ सिंपल मैसेज वन कैन हैव इन दिस हेक्टिक लाइफस्टाइल। ईट, प्रे, प्ले, sleep and repeat. Thank you so much sir for your time and for this wonderful Pleasure is conversation. mine, pleasure is mine. सो यहाँ पे ये पॉडकास्ट एंड हुआ। आई होप ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस यहाँ क्लियर हो पाए होंगे। बट येस, अवेयरनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।